हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा एंड आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 152 जो कि है अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। इसमें सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में। जो कंपनी होती है उसमें जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे ना, वो आर्टिकल्स में स्पेसिफाइड रहेंगे कि ये बंदे फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं इस कंपनी के। बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स भी है, उसी को फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं। वो तब तक के लिए डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रहते हैं तब तक जब तक उनको कोई जनरल मीटिंग में ड्यूली अपॉइंट नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। अगर कोई कंपनी में हम लोग डायरेक्टर अपॉइंट करें तो क्या उसका प्रोसीड्योर रहना चाहिए, किसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग अपॉइंट करने के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही हम लोग डायरेक्टर बना सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। कोई बॉडी कॉरपोरेट, कोई एलएलपी, कोई फॉरेन कंपनी, किसी को भी नहीं बना सकते। बट येस, फॉरेन इंडिविजुअल्स कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो फाइनली परमानेंट डायरेक्टर जनरल मीटिंग में ही होगा, यानी कि जनरल मीटिंग में उसका अगर अप्रूवल हो जाता है तो हम लोग उसको परमानेंट डायरेक्टर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम बोल सकते हैं। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि बोर्ड मीटिंग में भी हम लोग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, बट जो बोर्ड मीटिंग में भी जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे ना, वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग रहेंगे, यानी कि सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग बाय दी शेयर होल्डर्स। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन ये आता है कि डायरेक्टर्स, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वो रियल पर्सन ही होगा। नेक्स्ट है क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगे। अगर किसी को डायरेक्टर बनना है तो उसे क्या क्या चीज़ें बतानी पड़ेगी कंपनी को। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आ गया और वो बोला कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और वो डायरेक्टर बन गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसको कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ कंसेंट होते हैं, कुछ डिक्लेरेशंस होनी पड़ती है, वो सभी उसको देना पड़ता है, तभी वो डायरेक्टर के लिए एलिजिबल रहता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी बंदा या किसी भी बंदे को मैं डायरेक्टर बनाना चाहती हूँ तो उसके पास ही मस्ट हैव डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके पास होना ज़रूरी है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो डिन के लिए अप्लाई इन DIR 3, तो वो DIR 3 में डिन के लिए अप्लाई कर सकता है अगर किसी के पास भी डिन नहीं है तो। और जो भी पर्सन डायरेक्टर बनने के लिए प्रपोज्ड पर्सन है, जिसको हम लोग को डायरेक्टर बनाना है कंपनी में, तो उसको डिन फर्निश करना है, उसको DIR 8 देना है, जिसमें वो डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर सेक्शन 164 में अगर वो डिस्क्वालीफाई है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो उसके सेक्शन 164 को भी कंडीशन को वो कंडीशन के तहत वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो, वो फॉर्म DIR 8 में देना है उसको। और कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसका कंसेंट उसको DIR 2 में देना है। ये सभी चीज़ देने के बाद कंपनी कंसिडर करेगी उसका अपॉइंटमेंट और DIR 12 फाइल करेगी विद इन 30 डेज ऑफ हिस अपॉइंटमेंट। तो जब वो DIR 12 कंपनी फाइल करेगी तो उसमें एज एन अटैचमेंट जाएगा DIR 8, DIR 2, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन। जिस बोर्ड मीटिंग में उसको अपॉइंट किया गया उसका सर्टिफाइड कॉपी चाहिएगा। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं जनरल मीटिंग में तो उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी कंपल्सरी अटैच करना है जनरल मीटिंग में। जब नोटिस देंगे तो नोटिस के साथ में ES यानी कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी उसके साथ जाना होगा। ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि बोर्ड की ओपिनियन में वो सारी कंडीशन सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 की जो भी कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो एलिजिबल है बोर्ड की ओपिनियन में डायरेक्टर बनने के लिए, वो कहीं पे भी डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ है। और एक और चीज़ कि जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे ना, वो पहले बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको रिकमेंड करेंगे फॉर हिज अपॉइंटमेंट एंड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग ही वो अपॉइंट होंगे। बट जो नॉमिनी डायरेक्टर्स है उसको बोर्ड मीटिंग में ही अपॉइंट किया जा सकता है, उसके लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेने कोई मैंडेटरी नहीं है। ये एक तरह का डायरेक्टर है नॉमिनी डायरेक्टर, जिसको हम लोग बोर्ड मीटिंग में ही अपॉइंट कर सकते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? नॉमिनी डायरेक्टर, जस्ट ब्रीफिंग दे देती हूँ थोड़ा सा, कि नॉमिनी डायरेक्टर बेसिकली जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या जो बैंक्स होते हैं जिसका कंपनी में किसी तरह का इंटरेस्ट रहता है, आइदर
शेयर होल्डिंग के थ्रू या कंपनी ने उनसे कुछ बोरो किया है उसके लिए, तो उस केस में बैंक अपना इंटरेस्ट सेव करने के लिए अपना ही कोई बंदा अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है कि तुम एज अ डायरेक्टर उस कंपनी में रहो, और जो भी उस कंपनी में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी डिसाइड करे तुम उसका एक हिस्सा बन के रहो, ताकि हमें भी पता चले, बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट को भी पता चले, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का उस कंपनी में कुछ पार्ट है तो दे आर ऑल्सो लाइबल टू नॉमिनेट अ पर्सन एज अ नॉमिनी डायरेक्टर, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि उन लोगों का जो पैसा लगा हुआ है या जो पैसा उन्होंने बोरो किया बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो सही हाथों में तो है ना। तो जस्ट इसके लिए ही वो एक बंदा नॉमिनेट करता है, जिसको हम लोग नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं। तो नॉमिनी डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर का मोहताज नहीं है, उसको हम लोग बोर्ड मीटिंग में ही अपॉइंट कर सकते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉर्मली यही रूल होता है कि उसको अपॉइंट करना है, बट उसका कोई शेयर होल्डिंग नहीं होना चाहिए कंपनी में, और उसको भी वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, जैसे उसके पास भी डिन होना पड़ेगा, उसको भी DIR 8 देना पड़ेगा, उसको भी DIR 12 देना पड़ेगा, उसका भी बोर्ड रिजोल्यूशन हम लोग को DIR 12 के साथ अटैच करना पड़ेगा। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ नॉमिनी डायरेक्टर, इवन नॉमिनी डायरेक्टर को भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, रोटेशनल और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स क्या होते हैं। ये रोटेशनल और नॉन डायरेक्टर्स कॉन्सेप्ट क्यों आया ये आपको आगे पता चलेगा, बट मैं यहाँ पे जस्ट इसका इंट्रो दे देती हूँ। रोटेशनल डायरेक्टर्स क्या होते हैं। कंपनी में ना बहुत तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से कुछ डायरेक्टर्स का जो पीरियड ऑफ ऑफिस होता है वो रिटायर होता रहता, रोटेट होता रहता है एवरी ईयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना कंपनी के, अब उनको अगर ऐसा लग रहा है कि ये बंदा तो डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए, फिर भी ये डायरेक्टर बन रहा है, क्यों, तो उस केस के लिए ऐसे शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया है कि शेयर होल्डर्स को भी, जो बोर्ड में है कोई इलिटरेट बंदा तो नहीं है, वो लायक ही नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए, फिर भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर बना हुआ बैठा है, तो मुझे नहीं चाहिए, तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो डिसीजन मेरे शायद हो सकता है कि वो कंपनी के हक़ में डिसीजन ना ले। अगर कंपनी के हक़ में डिसीजन ना लिया तो अगर कंपनी डूब गई तो हमारा पैसा भी तो डूब जाएगा ना। तो उस चीज़ के लिए रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं ना कंपनी में वो सभी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन हैं। सारे के सारे डायरेक्टर्स रोटेशनल डायरेक्टर्स नहीं होते हैं। कुछ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ही है अपने में ही, तो वो ऑलवेज कंपनी के हक़ में ही डिसीजन लेता है, इसीलिए उसको रोटेशनल डायरेक्टर हम लोग नहीं बोल सकते, या उसको हम लोग रोटेशनल डायरेक्टर का कैटेगरी में नहीं डालते, क्योंकि वो फिट नहीं होता उसमें, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा जो है नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर भी रोटेशनल डायरेक्टर्स में नहीं आते हैं। और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं, और वो भी एक तरह का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होता है। तो कहने का मतलब है ये 3 कैटेगरीज, और 2-3 कैटेगरीज है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग BIFR ने उसको अपॉइंट किया है या NCLT ने अपॉइंट किया है। तो वो सारे जो डायरेक्टर्स हैं ना, अपार्ट फ्रॉम वो सब डायरेक्टर्स, बाकी जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं ना, सब रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं। और वो रोटेशनल कब होते हैं, एवरी AGM में, क्योंकि शेयर होल्डर्स एवरी AGM में आते ही आते हैं, क्योंकि ये सारे ही शेयर जनरल मीटिंग क्या होती है कि अपार्ट फ्रॉम AGM, जो बाकी सारी जनरल मीटिंग होती है ना, उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है कि साल में एक AGM होना ही होगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होना ही होगा, या 2 होनी होगी, लेकिन AGM का फिक्स रहता है कि वो साल में एक बार ज़रूर होती है। ये इसीलिए होती है, और यही रीज़न है कि शेयर होल्डर्स के पास, यही रीज़न है कि AGM में वो रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है कि एवरी AGM में जो डायरेक्टर्स हैं वो रोटेशनल, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रोटेट होने होंगे। रोटेशनल डायरेक्टर्स को इसलिए हम लोग रिटायरिंग डायरेक्टर या फिर टेम्प्रेरी डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं कंपनी के। और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जिसके पीरियड ऑफ ऑफिस ऑब्वियसली लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं है, जो जनरली अपॉइंटेड होते हैं बाय AO ऑफ द कंपनी। AO में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए रहते हैं, जो टर्म फिक्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग AOA में जो भी टेन्योर रहता है नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स का, उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। उसको हम लोग
नॉन रिटायरिंग और परमानेंट डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। परमानेंट डायरेक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि वो थ्रू आउट द जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ताउम्र रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एओ में जो प्रिस्क्राइब्ड टर्म है ना, उस टर्म तक के लिए वो डायरेक्टर बनते हैं, इसीलिए हम लोग उसको परमानेंट डायरेक्टर भी बोलते हैं। जैसे कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, मैंने एग्जांपल दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ये सारे रोटेशनल और नॉन रोटेशनल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये कुछ डायरेक्टर्स है, एग्जाम्पल रोटेशनल डायरेक्टर का, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी, डायरेक्टर बाय बीआईएफआर, या फिर ये जो है ना, ये कोई भी सिचुएशन हो, ये तीन तरह के डायरेक्टर्स कभी भी रोटेशनल की कैटेगरी में नहीं आएंगी। लेकिन ये जो डायरेक्टर है ना, जो डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 161 मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, ये सारे डायरेक्टर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स की कैटेगरी में जनरली रहते हैं, एवरी टाइम नहीं, जनरली। यहाँ पे मैंने इन एनी केस वर्ड यूज़ किया है और यहाँ पे यूज़ किया है मैंने जनरली। इन एनी केस मतलब कुछ भी हो जाए, ये तीन जो है वो रोटेशनल की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो हमेशा नॉन रोटेशनल रहेंगे। दे शैल नॉट बी रोटेशनल, हमेशा नॉन रोटेशनल रहेंगे। और ये जनरली नॉन रोटेशनल होता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, वो लाइबिलिटी कंपनी की पूरी करने के लिए इसको हम लोग रोटेशनल की कैटेगरी में डाल देते हैं। अदरवाइज ये डायरेक्टर्स भी, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, या जो सेक्शन 161 में है ना, अल्टरनेट नॉमिनी और एडिशनल डायरेक्टर्स, वो सारे डायरेक्टर्स नॉन रोटेशनल रहते हैं। It may be noted that the above mentioned director may be non-rotational, however it does not mean that they shall be non-rotational. ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन, अभी ये सेक्शन का ना मेन हार्ट आता है फॉर पब्लिक कंपनीज। बाकी सब तो सभी को पता है, पर ये भी पता है, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पब्लिक कंपनीज में है ना, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रोटेशनल होते हैं। तो उन्हीं रोटेशनल डायरेक्टर्स में से ना, जो टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, उसका जो 2/3 कैटेगरी है, उसको हम लोग लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, यानी कि रोटेशनल कैटेगरी में आते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं पब्लिक कंपनी के, उसमें से उसका 2/3 हिस्सा लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन का पीरियड में आता है। और उसमें से, उस 2/3 में से एक्चुअली में 1/3 ही एजीएम में रिटायर होते हैं। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बिल्कुल नहीं है। यानी कि जो जनरली वाला केस है ना, जनरली वो लोग नॉन रोटेशनल होते हैं। मैंने बताया था अभी पहले वाले स्लाइड में कि ये जो डायरेक्टर्स है वो जनरली नॉन रोटेशनल होते हैं। पर ये जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, उसमें ये जनरली वाला कैटेगरी भी आएगा, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी आएगा, होल टाइम डायरेक्टर भी आएगा, और जो डायरेक्टर्स सेक्शन 161 में अपॉइंट हुए वो सारे डायरेक्टर्स भी इसके अंदर आएंगे। तो उसका 2/3 अगर लेंगे, सपोज करो वैसे टाइप के डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव सबको मिला के टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 9 है, तो उसका 2/3 होता है 6, यानी कि 6 डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन होंगे। अभी ये जो 6 है ना, वो कैसे लेंगे? ये 6 डायरेक्टर्स कैसे लिया आपने 2/3? ये एटलीस्ट टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ये 6 है, एटलीस्ट ये 6 में से कौन से 6 में से 1/3 रिटायर होंगे? तो उसमें हम लोग, अगर हमारे पास ऑप्शन है ना, जैसे मेरे पास इस एग्जाम्पल में ऑप्शन है कि आप इस 9 में से मुझे 6 लेने हैं, तो मैं पहले एग्जीक्यूटिव वाले को हटा दूंगी, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और 161 वाले डायरेक्टर्स को हटा दूंगी, और बाकी जो लेफ्ट आउट रह गए ना, उनको लूँगी। पर मान लो कि ये जो 6 है ना, जैसे उस कंपनी में 2 मैनेजिंग डायरेक्टर और 2 होल टाइम डायरेक्टर हैं, तो और बाकी के जो 5 डायरेक्टर्स हैं वो नॉर्मल वाले हैं, तो उस केस में तो 6 मुझे लेना है। तो उस केस में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर को इंक्लूड कर सकती हूँ या होल टाइम डायरेक्टर को इंक्लूड कर सकती हूँ। कैसे लेंगे, मतलब कि आप कैसे ले रहे हो कि किसको रिटायर बाय रोटेशन कर रहे हैं? तो जो भी लंबा रहा हो ना कंपनी में, उस हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। उस 9 में से सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं वो निकालेंगे। और मान लो कोई 2 डायरेक्टर सेम डेट पे अपॉइंट हुए, तो लॉटरी के थ्रू हम लोग उसमें से निकाल लेंगे, या जो भी उन लोग की म्यूचुअल एग्रीमेंट हुई होगी उसमें एग्रीमेंट अगर हुआ है तो एग्रीमेंट के थ्रू हम लोग निकाल लेंगे कि ये 6 बंदे को लेना है हम लोग, और उस 6 बंदे में से हम लोग को 1/3 को रिटायर कर देना है बाय रोटेशन इन एवरी एजीएम।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदे वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकते, रिटायरिंग डायरेक्टर वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकते, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स है ना वो भी वापस हम लोग उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं एजीएम में, ठीक है। यही है कि एजीएम में 1/3, उस 2/3 में से 1/3 एक्चुअली रिटायर होते हैं, और वो एवरी एजीएम में ये चीज़ जो है ना हर एजीएम में फॉलो होता है। अगर सेम डे आया तो क्या करना है, लॉटरी के थ्रू या एग्रीमेंट के थ्रू हम लोगों को उसको अलग कर लेना है। एंड अगर एट एजीएम, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे कि एट एजीएम मीटिंग, at annual general meeting at which a director retires as aforesaid, the company may fill up the vacancy by appointing the retiring director or some other person thereto। अगर उस एजीएम में कोई बंदा रिटायर हो जाता है, वो 1/3 वाली कैटेगरी रिटायर हो जाती है, तो उसका जो प्लेस है वो वैकेंट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी जगह पे हम लोगों को किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो उसे रिटायरिंग डायरेक्टर को वापस रीअपॉइंट कर सकते हैं, या कोई उसकी जगह पे कोई दूसरे बंदे को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। बट अगर ऐसा हो गया कि जो मीटिंग है वो वैकेंसी फिलअप ही नहीं हुई हो और मीटिंग एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं हुई हो नॉट टू फिल द वैकेंसी, तो मीटिंग क्या होगी, मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी नेक्स्ट डे, सेम डे सेम टाइम। बट वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, जो हम लोग एडजॉर्नमेंट वाला जनरल मीटिंग का केस में करते हैं, वैसे वो फॉलो करके एडजॉर्न हो जाएगी। अब उस एडजॉर्न मीटिंग में भी अगर रिटायरिंग डायरेक्टर की जो प्लेस है वो फिलअप नहीं हुई है, तो अगर नहीं हुई है तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है ना उसी को हम लोग मान लेंगे कि वही डायरेक्टर वापस रीअपॉइंट हो गया है, हो गया होगा, प्रोवाइडेड ये पांचों चीज़ अगर उसके साथ नहीं हुई है तो। यानी कि ये पांचों चीज़ वो रिटायरिंग डायरेक्टर के साथ अगर नहीं हुई है तो वो रिटायरिंग डायरेक्टर वापस रीअपॉइंट हो सकता है। वो पांच चीज़ क्या है, पहली कि लॉस ऑफ रिजोल्यूशन, उसका जो रिजोल्यूशन है फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर वो लॉस हो गया हो, या वो रिटायरिंग ऑडिटर खुद ही बोल दिया हो कि मैं वापस अपॉइंट नहीं होना चाहता हूँ इस कंपनी में एज अ डायरेक्टर, या फिर वो सेक्शन 164 की कैटेगरी में आ रहा हो, कोई क्लॉज के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई हो रहा हो, या फिर उसके अपॉइंटमेंट के लिए मुझे स्पेसिफिकली स्पेशल या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए हो। फॉर एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर के केस में रहता है कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर को हम लोग वापस रीअपॉइंट कर रहे हैं तो हम लोग को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। बट पहले वो अगर फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है ना उसका फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो हम लोग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करते हैं। तो उस केस में अगर हम लोगों को अगर एसआर चाहिए, पहले ओआर पास हुआ है अब हम लोग को एसआर चाहिए, तो हम लोग उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। और सेक्शन 162 जिसमें वो वोटिंग, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। अगर ये वाला केस हो तो हम लोग उस बंदे को वापस रीअपॉइंट नहीं कर सकते, उस बंदे को मानना मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर्स को वापस रीअपॉइंट नहीं कर सकते। अदरवाइज उसकी अगर प्लेस फिलअप नहीं हुई ना तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि रिटायरिंग डायरेक्टर ही वापस रीअपॉइंट हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे रिटायरिंग डायरेक्टर का मतलब यही है, जो भी डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है वही रिटायर बाय डायरेक्टर है। दैट्स इट फॉर टुडे। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल यूट्यूब। एंड आप मुझे कुछ भी कमेंट डाल सकते हैं रिगार्डिंग कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, या आपको स्पेसिफिकली किसी सेक्शन के बारे में जानना है, या इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ feel free to ask me. Thank you.